नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 5 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जहां हम यहां लिखे गए कुछ टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहां डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर तक बने रहना है, क्योंकि हम एंड में कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं आज के टॉपिक्स, आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। और आप तो जानते हो आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उस एमसीक्यूज के जो करेक्ट आंसर लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है, और मैं चेक करूंगा कि कितने लोग सीरियसली करंट अफेयर्स को स्टडी कर रहे हैं। सो लेक्चर शुरू करने के पहले आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने कल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए हैं, उनके नाम हैं शीतल मेश्राम, जसप्रीत सिंह, आकांक्षा लूचे। जो 5 अप्रैल 2024 के हमें करंट अफेयर्स की पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है ओजोन को लेके। और ओजोन आ गया तो आपको पता है इसका सिलेबस साइंस में जा सकता है, और दूसरा जो सब्जेक्ट है जहां ये जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, वो है ज्योग्राफी। अब हुआ क्या है कि इंटरनेशनल टीम थी साइंटिस्ट की, जिसमें इंडिया के भी कुछ साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जुपिटर का जो मून है, जुपिटर पर रहने वाला मून जिसका नाम है कैलिस्टो पे ओजोन का प्रेजेंस हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिल रहे हैं, और ओजोन वहाँ पे प्रेजेंट है। जिस तरह से अर्थ में वो प्रेजेंट है, उस तरह से अर्थ में आपको पता है एटमॉस्फेयर में तो ओजोन प्रेजेंट ही है, बट देखा गया तो स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है अर्थ के। तो हम कहेंगे कि ये अर्थ की तरह इस मून में भी प्रेजेंट है, ऐसा पता चल रहा है। तो ओजोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ओजोन क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। ओजोन जो होता है इसको ट्राई ऑक्सीजन भी कहते हैं, क्योंकि अगर देखा गया तो इसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखने मिलेंगे, इसीलिए इसका केमिकल फॉर्मूला भी O3 है ओजोन का, ये याद रखिएगा। ओजोन जो होता है ये डाई ऑक्सीजन से बनता है, यानी ये O2 से बनता है। अब O2 से कैसा बनता है ये भी मैं बताता हूँ आपको, बट पहले ये जान लेते क्या है। O2 से बनता है अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के चलते। अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो होते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट, ये आता कहाँ से है? यूवी रेडिएशंस ये सन से आते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस, और इस कारण बनता है ओजोन। अब ये कैसा बनेगा ये सबसे पहले जान लेते। देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखिए जैसे अब O2 है, O2 के ऊपर आ गए यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऐसा समझ लीजिए कि ये इसके ऊपर जब गिर जाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, और यहाँ से 2 O बनते हैं, OO। यानी अगर देखेंगे तो ब्रेक्स अपार्ट एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इट फॉर्म्स 2 सेपरेट ऑक्सीजन एटम्स। तो 2 सेपरेट ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे बनते हैं। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है कि इनका कोलिजन होता है। अब और भी O2 घूम रहे हैं, जो भी हम कहेंगे एटमॉस्फेयर है उसमें। अब यहाँ पे जाके इसके साथ कोल्यूजन होगा। अब जब कोल्यूजन होगा तो ये प्लस ये मिलके क्या बन जाएगा? O3, और ये दोनों मिलके बन जाएगा O3। तो इस तरह से ये ओजोन बन गया। आप देख रहे हैं O3 तो इस तरह से O3 बनता है, ओजोन बनता है। तो हम कहेंगे कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट इनके ऊपर आता है तो अब तब ये सब होता है, ये प्रोसेस। तो ओजोन ऑकर्स इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट बहुत कम प्रेजेंट है। बट आपको सबसे ज्यादा ओजोन अगर प्रेजेंट देखने मिलेंगे तो वो ओजोन लेयर है। अर्थ के ऊपर हम देखेंगे, ऊपर की जो हमारी लेयर है वहां पे स्ट्रेटोस्फीयर नाम की एक लेयर है, वहां पे आपको ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन, ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा देखने मिलेगा, जिसको हम ओजोन लेयर ही कहते हैं उस लेयर को। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूवी रेडिएशन जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। आपको तो पता है ये एब्जॉर्ब करेगा तभी तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा ना वो। तो हम ये कहेंगे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, तो इसी से हम सेफ रहते हैं। अदरवाइज हमारे ऊपर डायरेक्टली यूवी रेडिएशंस आए रहते, यूवी रेज आए रहते। तो यूवी रेज जो है इनको हम, इससे हमें बचाव करने का काफ़ी मौका मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओजोन लेयर जो होते हैं, ओजोन लेयर, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ के ऊपर की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि एक्सेसिव यूवी रेडिएशंस आएंगे सन से तो वो हमारे सरफेस पे आ जाएंगे। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो ये उन्हें ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा रोल एक प्ले करती है। तो विदाउट प्रोटेक्टिव लेयर सोलर यूवी रेडिएशन जो होते हैं वो सीवियर डैमेज कर जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। आप देख रहे हैं कितनी गर्मी बढ़ती है, कितने डायरेक्टली आता है जब ये हम कहेंगे सोलर रेडिएशंस, तो वो कितना इफेक्ट कर जाते हैं हमारे लाइफ का। तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन अगर जुपिटर पे अपने देखने मिल रहे हैं, कैलिस्टो पे, ये सजेस्ट कर रहा है कि वहां पे एक स्टेबल ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर होगा, तभी तो ये है। तो ये इसेंशियल होगा कि हम वहां पे ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या फिर पोटेंशियली वहां पे लाइफ मिल सकती है। तो ये सब वहां पे हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि वहां पे लाइफ मिले। तो डिस्कवरी ऑफ ओजोन जो है ऑन कैलिस्टो, यहाँ पे उसके सिग्निफिकेंस इंप्लीकेशन है मून के पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी पे, कि वहाँ पे लोग रह सकते हैं जाके, और
हम ये देख रहे हैं, हम तो ये ढूंढ ही रहे कि अर्थ के बियॉन्ड और हम कहाँ जाके रह सकते हैं। तो ये एक अच्छी जगह मिल जाएगी इंसान को रहने के लिए अगर पता चलता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि वहाँ पे ओजोन बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी खबर है हम यहाँ पे हमारे यहाँ के अर्थ के लोगों के लिए। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। सो सेकंड हमारा जो करंट अफेयर है उसको स्टार्ट करने के पहले एक वीडियो देख लेते हैं। तो अभी आपने इस वीडियो में जो देखा वो था ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो ये न्यूज़ में रहा है और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब समझ जाए, ग्लेशियल यानी बर्फ से बना हुआ एक लेक, ये जब आउटबर्स्ट होता है और इसके कारण जो फ्लड आती है उसको कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसको JLOF भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो होते हैं उन्होंने 2 टीम बनाई है एक्सपर्ट की और इवेल्युएट किया जा रहा है कि रिस्क है या नहीं 5 पोटेंशियली हजार्डस ग्लेशियल लेक से उत्तराखंड के रीजन में। तो यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं, इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए हम कहेंगे 2 टीम बनाई है एक्सपर्ट्स की। जो लेक होते हैं यहाँ पे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये इस तरह का इवेंट है जिसमें काफ़ी डिजास्टर होते हैं हिमालयन स्टेट में। रिसेंट ईयर्स में काफ़ी हुए हैं, उत्तराखंड में काफ़ी फ्लड्स आपको देखने मिले हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इससे बचने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। देखा गया तो बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको NDMA कहा जाता है, ये ऑपरेट करता है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने आइडेंटिफाई करके रखे 188 ग्लेशियल लेक्स हिमालयन स्टेट्स में, जो भी हिमालय में आते हैं स्टेट्स, वहाँ पे टोटल 188 ग्लेशियल लेक्स है जहाँ से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट कैन पोटेंशियली बी ब्रीच्ड बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल। तो हेवी रेनफॉल से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और 13 जो है उनमें से वो उत्तराखंड में ही है। तो आप देख रहे हो उत्तराखंड में कितना ज़्यादा खतरा है। अब जान लेते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते क्या है। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होते हैं एक सडन रिलीज ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियल लेक होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्लेशियल लेक है, ऐसा समझ जाइए पहाड़ है पूरे बने हुए हैं जहाँ पे बर्फ के पहाड़ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्लेशियल लेक है। ग्लेशियल लेक यानी यहाँ पे पानी जमा हुआ है और वो जम चुका है, यानी यहाँ का पानी बर्फ बन चुका है। आजू बाजू यहाँ पे भी मेल्ट, यहाँ पे आइस होगी। अब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये आइस मेल्ट होती है, ये भी यहाँ जाती है, इस पानी में की भी आइस मेल्ट होने लगती है। ये पूरी आइस जो होती है ये बहते बहते पानी के फॉर्म में बहते बहते किसी रिवर को जाके मिल जाती है और उस रिवर को एक्स्ट्रा पानी मिलने के कारण फिर क्या होता है, तो फ्लडिंग होता है। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे तो इसको और भी पानी मिलते जाता है, फिर इसकी जगह खाली हो जाती है, इसकी जगह में और मेल्ट आइस होके इसमें भर जाता है और फिर से ये यही शुरू हो जाती है प्रोसेस। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें देखने मिलती है जिसको ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। तो ये ऑकर विच कैन ऑकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। तो कैसा कैसे हो सकता है, तो ग्लेशियर जो होते हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, एवलांचेस हो रहे हैं या फिर अर्थक्वेक हो रहे हैं, जिस कारण कुछ भी हलचल हो रही है और जिस कारण ये लेक जो होते हैं ये आउटबर्स्ट हो रहे हैं, यहाँ का पानी जो है ये निकल रहा है। तो GLOF जो होता है ये टिपिकली कॉज बाय वाटर एक्यूमुलेशन ग्लेशियल लेक है ना। तो ग्लेशियल लेक जो इसमें पानी जमा हुआ है और जब ये पिघल जाएगा इसमें का बर्फ, तो ये बर्फ बन के जम चुका है, बट जब ये पिघल जाएगा तो अचानक से पानी निकलेगा और उसके बाद जब इसमें का पानी निकलेगा तो उसमें फिर से आइस और सेडिमेंट आके बैठ जाएंगे, फिर वो मेल्ट होंगे और फिर से वो बहने लगेंगे। तो ये वाटर जो होता है इसका प्रेशर जो इतना ज़्यादा होता है, क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाता है कि वो नेचुरल डैम को भी तोड़ सकता है और नीचे के एरिया में बहुत जोर से फ्लड आता है। अब आप देख रहे हो कि ऊपर से पानी का कितना प्रेशर पड़ रहा है, पानी आ रहा है इसमें समा रहा है, पानी आ रहा है इसमें समा रहा है, यानी इसके ऊपर प्रेशर आते जा रहा है और अचानक से ये पूरा पानी बहने लगता है और कोई भी चीज़ों को ये तोड़ देता है। नेचुरल डैम्स, फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ सकती है। रिसेंट ईयर्स में अगर देखा गया तो काफ़ी GLOF के इवेंट्स बढ़ते हुए दिखे हिमालयन रीजन में। जैसे आप देखोगे कि ग्लोबल टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा है, ग्लेशियर मेल्ट हुए यानी बर्फ मेल्ट हो गई, बर्फ मेल्ट हो गई तो ये पूरा पानी जो होगा वो बाढ़ लेके आया। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, जितना भी एरियाज है, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े इंसिडेंट्स आपको देखने मिले हैं बाढ़ जैसे। उत्तराखंड में 2 मेजर GLOF इवेंट्स भी देखने मिले पास्ट फ्यू ईयर्स में। पहला अगर
देखा गया तो जून 2013 में हुआ था, जिसमें केदारनाथ वैली को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। ये जो केदारनाथ वैली उत्तराखंड की, ये बहुत बुरी तरह से हिट कर गई थी और इसमें बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग मारे गए थे। दूसरी बात अगर देखें तो हम कहेंगे कि सेकेंड जो है ये फरवरी 2001 में आई थी चामोली डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ भी फ्लैश फ्लड हुआ था क्योंकि ग्लेशियर लेक जो है ये आउटबर्स्ट ये हो चुका था या बर्स्ट हो चुका था। तो देख रहे हैं आप कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए फिर उत्तराखंड के सरकार ने डिसीजन लिया है कि 2 टीम्स बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, जो कि ध्यान रखेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस तरह से ये करंट अफेयर था जिसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अगला जो करंट अफेयर है, अगली जो न्यूज है वो है टोर्नाडो को लेकर, और इसको शुरू करने के पहले हम एक वीडियो देखेंगे। तो अभी आपने जो वीडियो देखा ये टोर्नाडो है जो कि हिट कर गया है मैनागुड़ी एरिया जो है जयपालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का, उसको वेस्ट बंगाल ने। आपने देखा कि कितना बुरी तरह से यहाँ पे ये इफेक्ट किया है इस एरिया को। तो ये जो टोर्नाडो है ये न्यूज़ में रहा, और इसका जो सिलेबस जाता है ये जाता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जाता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड। टोर्नाडो जो होता है इसने डिस्ट्रक्शन किया है बहुत बड़ा, और बहुत सारे हम कहेंगे 5 लोगों की यहाँ पे जिंदगियां खत्म हो चुकी है, उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, और 300 से ज़्यादा लोग इंजर हो चुके हैं इस टोर्नाडो के कारण। ये टोर्नाडो जो है ये काफ़ी खतरनाक टाइप का टोर्नाडो आपको देखने मिला है। तो टोर्नाडो होते क्या है? टोर्नाडो एक वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होते हैं, ये ऐसे घूमते रहते हैं, और इसका कनेक्शन होता है सरफेस ऑफ अर्थ और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के साथ, यानी हम कहेंगे अर्थ पे और क्लाउड के साथ इनके कनेक्शन होते हैं, और इस कारण टोर्नाडो जो होता है ये घूमते रहता है। तो इन रेयर केसेस जो बेस ऑफ क्यूमुलस क्लाउड होता है वहाँ पे ये आपको देखने मिलता है, नहीं तो फिर ये क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड है यहीं पे आपको ये देखने मिलेगा। अभी जो टोर्नाडोज होते हैं ये फनल शेप के होते हैं। फनल शेप आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, वहाँ पे आपने फनल देखा होगा। इस तरह से आपको फनल देखने मिलते हैं, ये इस तरह से आपको फनल देखने मिलते हैं। तो ये इस तरह के फनल शेप के होते हैं टोर्नाडोज। तो टोर्नाडो इस तरह के फनल शेप के रहेंगे, और जहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ के जो सेंटर होता है यहाँ काफ़ी लो प्रेशर एरिया होता है। आपको पता है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना वहाँ पे क्या होता है? अब देखिए कोई भी विंड कौन से प्रेशर से कहाँ जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहती है। अब बीच में बहुत हाई लो प्रेशर एरिया बन गया है, तो हर जगह से हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर में बहते हुए आ रही है, और ये जो विंड लो प्रेशर में आ रही है इस कारण ये घूमने लगी है, क्योंकि हर जगह से लो प्रेशर में विंड आ रही है, और इस कारण टोर्नाडो बनने लगता है। टोर्नाडो जनरली मिडल लैटिट्यूड्स में आपको देखने मिलता है, जहाँ पे लो प्रेशर बन सकता है, जहाँ पे अच्छी गर्मी होती है, जहाँ पे सनरेज अच्छी आती है, और स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं। हम कहेंगे कि प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस कारण जो एयर होती है यहाँ पे देखोगे तो प्रेशर भी काफ़ी लो होता है, और इस कारण आजू बाजू जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर होता है, और ये विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी अंदर मूव करना शुरू कर देती है। तो सेंटर में ये विंड जो है ये फास्ट मूवमेंट करने लगती है, और यहाँ पे टोर्नाडो जो होता है वो क्रिएट होने लगता है। तो टोर्नाडो जो होगा वो बहते हुए आएगा और ये पूरी चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करके जाएगा, जैसे अभी आपने इस वीडियो में देखा। तो अब हम टाइप्स ऑफ टोर्नाडोज देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टोर्नाडोज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो टाइप है वो है मल्टीपल वॉर्टेक्स टोर्नाडो। मल्टीपल वॉर्टेक्स जो टोर्नाडो होता है इट कंटेन्स सेवरल स्मॉलर व्हील्स रोटेटिंग अराउंड द सेम सेंटर, है ना। तो सेंटर एक ही होता है, यानी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि सेंटर एक ही, और यहाँ पे अलग अलग टोर्नाडोज जो है ये यहाँ से बने हुए हैं। इस तरह से आपको अलग अलग टोर्नाडोज देखने मिलते हैं एक ही सेंटर से। इस तरह से भी ये टोर्नाडो बनते हैं जिसको मल्टीपल वॉर्टेक्स टोर्नाडो कहते हैं। दूसरा जो होता है वो है लैंड स्पाउट। एक नॉन सुपर सेलुलर टोर्नाडो होता है, ये लैंड के ऊपर डेवलप होता है। लैंड स्पाउट होता है ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ये जमीन के आसपास ही रोटेट करता है। ये लैंड पे ही बनता है और लैंड पे ही छोटा सा होता है और यहीं पे ये रोटेट करता है। ये जो होता है बाकी टोर्नाडोज वो काफ़ी ऊपर तक पहुँचते हैं, क्लाउड तक पहुँचते हैं। तो ये काफ़ी एक इफेक्टिव कम रहने वाला एक टोर्नाडो है। तीसरा जो होता है ये वाटर स्पाउट है, यानी हम कहेंगे कि ये फनल शेप्ड विंड करंट जो होते हैं ये कहीं ना कहीं क्लाउड्स तक पहुंचे हुए हैं, और ये वाटर स्पाउट जनरली वाटर पे ऊपर बनते हैं, और ये बहुत कम देखने मिलते हैं हाई लैटिट्यूड्स में अगर आप देखोगे तो, क्योंकि आपको ये गर्म पानी तो वहीं पे देखने मिलेगा। तो गर्म पानी बनेगा तभी तो लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर कब बनता है? जब कोई भी चीज़ गर्म होती है। तो पानी गर्म होगा जो हमारे मिड लैटिट्यूड से वहाँ के आसपास, या फिर हम कहेंगे कि जहाँ पे सनरेज डायरेक्टली आ सकती है वहाँ पे ये होता है, तो वहाँ पे ये देखने मिल सकते हैं। तो ये पानी के ऊपर बनने वाले होते हैं वाटर स्पाउट टोर्नाडोज, और ये मल्टीपल वॉर्टेक्स में एक ही सेंटर होता है, और लैंड स्पाउट में लैंड के आसपास ही रहते हैं, और वाटर स्पाउट में ज़मीन पे आपको देखने मिलते हैं, और ये कनेक्ट करते हैं पानी से तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को।
अब इनके ऑकरेंस की बात करें, टॉर्नाडो जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली आपको मिड लैटिट्यूड में देखने मिलते हैं, नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी हम कहेंगे, और ये आते हैं स्प्रिंग और समर सीजन में। थंडरस्टॉर्म भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये बता दूं, देखो जैसे ये अर्थ है, अर्थ की अगर बात करें तो इतना जो पोर्शन है अर्थ का, ये मिड लैटिट्यूड वाला पोर्शन, ये सबसे पास है सनरेज के, तो सनरेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा आती है। और आपको पता है जब कोई भी एरिया अर्थ का हीट होता है तो वहाँ पे बनता है लो प्रेशर, पानी हीट हुआ तो पानी में लो प्रेशर बनेगा और बाकी जगह पे हाई प्रेशर होगा। तो विंड जो होती है वो कैसे बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर से विंड निकलेगी, लो प्रेशर पे बहेगी, ऐसे हर जगह से विंड यहाँ पे आएगी और यहाँ पे टोर्नाडो बनेगा। तो ये स्प्रिंग और समर सीजन में ज़्यादा लो प्रेशर बनेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो स्टॉर्म्स होते हैं ये कन्वर्ट कर जाते हैं पोटेंशियल एंड हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी बनने लगती है, ये घूमने लगता है और यहाँ पे हम कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं आगे आगे बढ़ता है। इन इंडिया टोर्नाडोज और साइक्लोन जो होते हैं वो दोनों आते हैं, बट टोर्नाडोज जो होते हैं वो रिलेटिवली इनफ्रिक्वेंट बेसिस पे आते हैं, यानी फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं, हम कभी आते हैं कभी जाते हैं। साइक्लोन्स हमें काफ़ी बार देखने मिलते हैं। टोर्नाडोज जो है मॉडरेट स्ट्रेंथ वाले, वो कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को स्ट्राइक करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी स्ट्राइक करते हैं, और हम कहेंगे कि उससे काफ़ी सारा डैमेज भी होता है पीपल और प्रॉपर्टी को, लोगों को और प्रॉपर्टी को काफ़ी डैमेज भी करके जाते हैं। आखिर टोर्नाडो घूमते हुए आएंगे और पूरा डैमेज करके जाएंगे। अभी तो आपने वीडियो में देखा कि कितना डैमेज कर गए हैं, जयपालगुड़ी में ये आया है और पूरी तरह से डैमेज कर गया है। तो ये जो आज का करंट, ये एक और करंट अफेयर था टोर्नाडो को लेके, इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है लीप सेकंड को लेके। यस, आप बोलेंगे हमने तो लीप ईयर सुना है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, अब ये लीप सेकंड क्या है, क्या इसमें भी एक सेकंड बढ़ जाता है अर्थ पे? तो जी हाँ, लीप सेकंड में भी एक सेकंड आपके अर्थ में बढ़ जाता है, आपके घड़ी में एक सेकंड बढ़ जाएगा। अगर निगेटिव लीप सेकंड रहा तो आपके घड़ी में एक सेकंड कम हो जाएगा। ये इवेंट भी अर्थ पे देखने मिलते हैं। तो ये जो है ये करंट अफेयर में आपको देखने मिलता है, करंट इवेंट के सिलेबस में जाता है। तो रिसेंट स्टडी ने ये बताया कि अर्थ का जो रोटेशन जो है वो चेंज हो रहा है, अर्थ का रोटेशन जो होगा ये कम ज़्यादा हो रहा है। इस कारण हमारी जो क्लॉक होगी, हमारी जो घड़ी होगी वो एक सेकंड को स्किप कर जाएगी, हमारे जिंदगी में से एक सेकंड कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसको नेगेटिव लीप सेकंड कहा जाएगा। अराउंड 2029 ये इवेंट आपको देखने मिल सकता है, यानी एक सेकंड कम हो जाएगा हमारे अर्थ पे। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो अर्थ का जो रोटेशन है एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रोल प्ले करती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या जियोलॉजिकल शिफ्ट, जो भी चीज़ें हमारे अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्लेट्स मूव हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है जियोलॉजिकल, यानी अर्थ पे आने वाले जो चेंजेस है वो, या क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी अर्थ की रोटेशन जो होती है वो कम ज़्यादा होती है। अब ये लीप सेकंड होता क्या है? लीप सेकंड की अगर बात करें तो जैसा लीप ईयर होता है वैसे ही लीप सेकंड होता है। लीप सेकंड आपको पता है कि लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो लीप सेकंड की बात करें तो ये 1 सेकंड एडजस्टमेंट होता है। ओकेजनली ये अप्लाई होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम को, यानी पूरे यूनिवर्सल टाइम में जो भी यूनिवर्सल टाइम चल रहा है, एक जैसा जो टाइम है उसमें ये देखा जाता है और इसको फिर एकोमोडेट किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज टाइम दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम TAI, इसके साथ इसको फिर फिक्स किया जाता है। तो हम कहेंगे कि इम्प्रिसाइज ऑब्जर्व सोलर टाइम भी होता है UT1, यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो ओकेजनली होता क्या है, तो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम में ये एडजस्ट किया जाता है क्योंकि एक डिफरेंट आता है। डिफरेंस कैसे आ रहा है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम को लेके मैंने आपको कल भी बताया कि एक एटॉमिक वॉचेस बनाई जा रही है जो एटम्स पे हम टाइम बना रहे हैं, ताकि हमारे जो टाइम है वो ठीक से चल पाए। और कहीं ना कहीं सोलर टाइम जो ऑब्जर्व हो रहा है वो, क्योंकि सन का भी रोल है, तो इन दोनों के टाइम के बीच में एक एडजस्टमेंट किया जाता है, और इन दोनों को जब एडजस्ट किया जाता है, टाइम को, एक सेकेंड को जब एडजस्ट किया जाता है ये दोनों टाइम में, तो इसको कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल टाइम में अप्लाई किया जाता है, ऐसा यहाँ पे हमें पता चलता है। डिफरेंस आ क्यों रहा है, क्यों ऐसे एक सेकंड कम ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि इरेगुलरिटीज़ आपको देखने मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म स्लो डाउन हो रहा है अर्थ के रोटेशन में, अर्थ के रोटेशन में थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है जिससे टाइम कम ज़्यादा होने लगता है। तो लीप सेकंड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में। 27 लीप सेकेंड जो है वो ऐड किए गए हैं अब तक UTC में, जिसको हम यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो मोस्ट रिसेंट जो है वो 31 दिसंबर 2016 के वक्त हमने किया था, तभी हमने देखने मिला कि सेकंड जो इसमें कुछ कम ज़्यादा आ रहा है। तो ये काहे में आएगा? तो इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम में, यानी हमारे यहाँ का जो टाइम है वो, और सोलर टाइम जो है वो, यानी सन पे हमारा जो सोलर सिस्टम चलता है उसके टाइम को लेके, उन दोनों को लेके यहाँ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अलग टाइम दिखाएगा, फिर सोलर के अकॉर्डिंग कुछ अलग टाइम जाएगा, तो एडजस्टमेंट करके हमें फिर UTC में ये चीज़ें ऐड करते रहनी पड़ती है। तो नेगेटिव लीप सेकंड क्या होता है? नेगेटिव लीप सेकंड जो होता है ये सेकंड होता है जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है हमारे घड़ियों में से, ताकि हम अर्थ के रोटेशन के साथ चल सके। क्योंकि अर्थ की रोटेशन कम ज़्यादा होती है
तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड को माइनस करना पड़ेगा और या फिर बढ़ाना पड़ेगा कभी। तो इट इज़ अपोजिट ऑफ पॉजिटिव लीप सेकंड। जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव लीप सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड यहाँ पे ऐड किया जाता है, और निगेटिव लीप सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड हमारे क्लॉक में से माइनस किया जाता है। तो जितने भी लीप सेकंड्स होते हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, बट इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस जो है IERS, ये मॉनिटर करती है अर्थ के रोटेशन को और डिसाइड करती है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो अर्थ अगर स्पिन फास्ट हो रही है, अगर अर्थ फास्ट मूव होगी तो टाइम कीपर्स आर कंसिडरिंग नेगेटिव लीप सेकंड, तो 1 सेकंड माइनस हो जाएगा। अगर वो स्लो घूम रही है तो फिर 1 सेकंड ऐड हो जाएगा। फास्ट घूमी है ऐसा हमें पता चल रहा है, इस कारण हम कहेंगे पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें 1 सेकंड माइनस करना पड़ सकता है, लीप सेकंड हमारा आएगा 2029 में ये आपको देखने मिलेगा। तो ये हम कहेंगे कि ये जो लीप सेकंड था, ये जो करंट अफेयर था, इसका सोर्स था लिव मिंट। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो ग्रीन इलेक्शंस को देखने मिल रही है। तो अब इलेक्शंस की न्यूज़ तो ज़रूर आएगी क्योंकि इलेक्शंस अभी आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस ऑल ओवर इंडिया में होने वाले हैं। अब ग्रीन इलेक्शन यानी कैसा है कि एनवायरमेंट इको फ्रेंडली इलेक्शंस हमें करने हैं, ऐसा इलेक्शन करना है जिससे हमारा एनवायरमेंट खराब ना हो। इस तरह के इलेक्शन का कंसेप्ट यहाँ बताया जा रहा है और इसका सिलेबस जाता है GS2 में, गवर्नेंस, पॉलिटी, ये सब पार्ट में आपको ये देखने मिलता है। कंटेक्स्ट ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है एनवायरमेंटल रिस्क बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है क्योंकि इलेक्शंस में नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज होते हैं जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, जिसको अगर फेंक दे तो हमारे अर्थ पे पोल्यूशन हो सकता है, हमारे अर्थ खराब हो सकती है, हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो सकता है, तो ये हमें यूज नहीं करना है। तो बैकग्राउंड ये है कि क्लाइमेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ जाना होगा, हमें ऐसे इलेक्शन लेना होगा जिससे सस्टेनेबल प्रैक्टिस यानी क्या, ऐसे इलेक्शन लेना होगा जिससे हमारा एनवायरमेंट खराब ना हो, इको फ्रेंडली मैनर में हमें एनवायरमेंट इलेक्शंस लेने होंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनते जा रहे हैं। ग्रीन इलेक्शन की बात करें तो ग्रीन इलेक्शन ऐसे होते हैं जिससे एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम किया जाता है, इलेक्शन के प्रोसेस से जो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट हो रहा है उसे कम किया जाता है। इसमें काफ़ी सारे मेजर्स लिए जाते हैं जैसे कि रिसाइकल्ड मटेरियल्स को यूज़ करना, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्रमोट करना ताकि पेपर्स वेस्ट ना हो, कैंडिडेट्स को एनकरेज करना कि आप कैंपेन जो भी करोगे, आपकी जो भी प्रचार करोगे, कैंपेन करोगे, उसको सही मैनर में कीजिए, उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ मत कीजिए, ऐसे बैनर्स, ऐसे पोस्टर्स यूज़ मत कीजिए जो एनवायरमेंट को ख़राब कर सकते हैं। अब एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इन चीज़ों का, एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कैंडिडेट्स और पार्टीज जो होती है वो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिसाइकल्ड पेपर्स का यूज़ हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल बैनर्स यूज़ हो सकते हैं, रीयूजेबल मटेरियल्स का यूज़ हो सकता है, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग हो सकती है जिससे एनर्जी ज़्यादा खर्च ना करे, इस तरह की लाइटिंग आप कर सकते हैं, साउंड सिस्टम भी ठीक ठाक यूज़ कर सकते हैं जिससे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन ना हो, ट्रांसपोर्टेशन भी आप ध्यान से यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन करो तो और अच्छा है ताकि हमारे अर्थ पे पोल्यूशन ना हो। रैलीज़ में ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी जिससे कार्बन का जो एमिशन है वो कम हो। उसी के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कैंपेनिंग के लिए, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल का ज़्यादा यूज़ कीजिए जिससे पेपर का यूज़ कम होगा और एनर्जी भी कम कंज्यूम होगी। अब हमें क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि हमें ग्रीन इलेक्शंस की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है? पहला तो ट्रेडिशनल इलेक्शन प्रोसेस जो है इस कारण एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी सारे असर पड़ते हैं, जैसे कैंपेन फ्लाइट्स भी यूज़ होती है जो भी हम कहेंगे इलेक्शंस के वक्त, उस कारण बहुत ज़्यादा कार्बन का इमिशन होता है। दूसरा, पेपर बेस्ड मटेरियल यूज़ होते हैं बैलेट्स में, या कैंपेनिंग लिटरेचर होते हैं जो भी पैम्पलेट्स बांटते हैं ये सब में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिस कारण बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ काटे जाते हैं जिससे पेपर बनाया जाता है और इससे बहुत सारे चीज़ें खराब होती है। लार्ज स्केल इलेक्शन रैलीज ली जाती है, उसमें लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत कंज्यूम की जाती है और हम कहेंगे कि एमिशन इस कारण होता है, एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, हम कहेंगे डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग कैंपेन, जिस कारण वेस्ट काफ़ी जनरेट होती है और एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब ये चीज़ों के पे हमें अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस है, तो वो इश्यूज और चैलेंजेस कौन से हैं जिस कारण हम इसे जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो सबसे पहला जो इश्यू और चैलेंज हमें देखने मिलता है वो है एंश्योरिंग दैट ऑल वोटर्स हैव फेयर एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज इज क्रूशियल। यानी जितने भी वोटर्स हैं उन सबको ये नई टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, उनको ये यूज़ करते आनी चाहिए। यानी हम यही कहेंगे कि ट्रेनिंग इलेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं, यानी उनकी ट्रेनिंग अगर देखा गया तो वोटर्स को एजुकेट करने की बात की जाए नए सिस्टम को लेके, तो काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है। कोई अगर किसी को जाके बोल दे कि भाई ये तीसरे नंबर की बटन दबा दो, तो जाके दबा देगा अगर उसको चीज़ें नहीं समझ रही है। तो हमें ये भी बहुत बड़ा एक तरह से एक ये चैलेंज है कि हम जो भी सिस्टम यूज़ करें, जो भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। और अगला तो है कि हमें ये पता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी भी लोगों में नहीं है, तो हर चीज़ को डिजिटल कैसे बनाया जाए ये भी तो हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल उठता है।
दूसरा है कि इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली मटेरियल और या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। तो गवर्नमेंट जो होती है उनके पास लिमिटेड बजट होता है, वो काफ़ी यानी हेजिटेट होगा कि भाई हमें इतने ज़्यादा पैसे कैसे लगाए या फिर कैसे यहाँ से फंड लाए। तो ये अपग्रेड करने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी अगर बात की जाए तो ट्रेडिशनली जो वोटिंग होती है वो एसोसिएट की गई है फिजिकल प्रेजेंस एट पोलिंग बूथ पे। तो पहले पोलिंग बूथ पे फिजिकली प्रेजेंट रह के ही वोटिंग होगी। तो हम कहेंगे कि ओवरकमिंग कल्चरल इनर्शिया, चेंजिंग वोटर बिहेवियर, ये काफ़ी एसेंशियल है सक्सेसफुल मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो हमें ये चीज़ें वोटर को बतानी पड़ेगी कि उसको किस तरह से काम करना है, क्योंकि काफ़ी सारे वोटर जो होते हैं वो फिजिकली पोल तक जाना यही समझते हैं कि वो उनकी सैक्रेड सिविक ड्यूटी है कि हमें वहाँ तक जाना चाहिए। बट आगे जाके अगर हम हर चीज़ को डिजिटल करना चाहते हैं तो ये पूरा लोगों को पहले तो समझाना होगा। अगला है कि नए अप्रोचेस अगर हम लाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन वोटिंग या ब्लॉकचेन सिस्टम्स को अगर लाया जाता है तो वोट की सिक्योरिटी का भी इशू है। कोई चीज़ अगर देखा गया तो यहाँ पे कुछ हम कहेंगे हैकिंग जैसी चीज़ें तो नहीं हो रही है, साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गई तो फिर इंटीग्रिटी जो इलेक्शन की वो ख़राब हो जाएगी। हम कहेंगे कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा इलेक्शन के प्रोसेस से। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, देखते हैं अब हम इसे किस तरह से पूरे करते हैं। हमें ये पूरे तो करने ही होंगे। तो ये इश्यूज और चैलेंजेस है जो रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ ग्रीन इलेक्शंस है। तो देखते हैं कब तक ग्रीन इलेक्शन हमारे देश में आ सकता है। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन था, इसकी जो न्यूज़ थी, इसका सोर्स था द हिंदू। अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो जो पहला एमसीक्यू आपको देखने मिल रहा है वो है, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कस्ड स्ट्रॉन्ग एविडेंस इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ ozone on Callisto, which is the moon of first Saturn, second Mars, third Jupiter, fourth Venus। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। Second question is with reference to leap second. Consider the following statement. The International Earth Rotation and Reference System Service monitors the Earth's rotation and decides when to add or subtract leap second. Second, negative leap second is second subtracted from clock to keep them in sync with Earth's rotation. Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Question number 3 जो है वो है with reference to tornadoes. Consider the following statement. Tornadoes are funnel-shaped storms with very low pressure at the center. Tornadoes generally occur in mid-latitudes. Tornadoes do not occur in India. How many statement given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. अब बारी है जो कल हमने MCQs सॉल्व किए थे उसके सही आंसर्स ढूंढने के। तो आंसर्स फॉर 4 अप्रैल डेली प्रैक्टिस MCQs, क्वेश्चन 1D, क्वेश्चन 2C, क्वेश्चन 3D। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर। आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।